हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने सबने देखा इससे पहले कि जो 12th का 2018-19 का हमारा रिजल्ट है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल। वो उसका कारण क्या है कि उन लोगों ने कंटिन्यूस और परसिस्टेंट मेहनत करी है उसके लिए, और एक राइट गाइडेंस में चलते रहे और सारी बातों को जैसा बताया जा रहा है उस तरीके से फॉलो करते रहे। और आप लोग नो डाउट आप लोग भी इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छी परसेंटेज आप स्कोर करेंगे, और आगे लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन मिलेगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमारा धीरे धीरे करके डेवलप होता है। तो आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस को करेंगे। और ये हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके करेंगे क्योंकि लेंदी जो वीडियो होता है उसको नॉर्मली आप लोगों को दिक्कत होती है देखने में, तो हम इसके ऑलमोस्ट 3 या 4 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे और 10-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे तो 30-40 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, और वो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा है, थ्योरी में जो पढ़ा है, एक एक चीज़, एक फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले को डिराइव किया है, हर कॉन्सेप्ट को समझा है, उसको अप्लाई करने में हमें हेल्प मिलती है। और ऐसे क्वेश्चंस करने से हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हमारी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाइए, सो दैट कि जब हम लाइव आएंगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ ऑल्टरनेट डेज में लाइव आऊँ, चाहे 10-15 मिनट किसके लिए भी लाइव आएँ, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसको समझ लेते हैं। if cos alpha plus if cos inverse alpha plus cos inverse beta plus cos inverse gamma is equal to 3 pi, then find the value of alpha ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा प्लस बीटा ब्रैकेट में गामा प्लस अल्फा प्लस गामा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें जो कंडीशन दी है उसमें 3 हमारे इन्वर्स फंक्शन को ऐड कर रखा है, कॉस इन्वर्स अल्फा, कॉस इन्वर्स बीटा और कॉस इन्वर्स गामा, जिसका कि रिजल्ट जो दिया हुआ है 3 पाई दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो गिवन कंडीशन है उसको अगर हम देखेंगे, इफ कॉस इन्वर्स अल्फा प्लस कॉस इन्वर्स बीटा प्लस कॉस इन्वर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, तो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि जो कॉस इन्वर्स एक्स होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, मतलब कॉस इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो क्या है, वो है 0 टू पाई। तो जो कॉस इन्वर्स एक्स है वो 0 टू पाई लाई करता है, तो इसका मतलब कॉस इन्वर्स अल्फा, कॉस इन्वर्स बीटा और कॉस इन्वर्स गामा तीनों हमारे 0 से पाई के बीच में होंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो इन्वर्टेबल नहीं होते अपने डोमेन्स के अंदर, तो उनको इन्वर्टेबल बनाया जाता है उनके डोमेन्स के अंदर चेंज करके। ठीक है ना, उनको रेस्ट्रिक्ट करके उनको इन्वर्टेबल बनाया जाता है, तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाती है जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो कॉस इन्वर्स अल्फा जो है वो 0 टू पाई के बीच में लाई करता है। अब जो हमें गिवन क्वांटिटी है वो दे रखी है कॉस इन्वर्स अल्फा प्लस कॉस इन्वर्स बीटा प्लस कॉस इन्वर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी कंडीशन है उसमें 3 कॉस इन्वर्स को जोड़ के आंसर 3 पाई आ रहा है, और ये रिजल्ट वैलिड कब है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम्स में आते हैं, तो आपके इस साल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है करना। ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन है, उस जो ऊपर हमें गिवन कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई करवाएं तो ये रिजल्ट वैलिड कब होगा, जब कॉस इन्वर्स अल्फा पाई बन जाए, कॉस इन्वर्स बीटा भी पाई बन जाए और कॉस इन्वर्स गामा भी पाई बन जाए। मतलब जो हमारा आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है हमें 3 पाई, ये जो लिखा हुआ है 3 पाई, ये 3 पाई एक्चुअली क्या है, पाई प्लस पाई हो जाना चाहिए। मतलब जो हमारा कॉस इन्वर्स एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई के बीच में, तो 0 टू पाई के बीच में जो रिजल्ट है 3 पाई वो कॉस इन्वर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पर ही आ रही है, मतलब कॉस इन्वर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है पाई उस पर ही हमें पाई प्लस पाई 3 पाई मिलेगा, और कोई एंगल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कॉस इन्वर्स अल्फा पाई हो जाएगा, कॉस इन्वर्स बीटा पाई हो जाएगा और कॉस इन्वर्स गामा पाई हो जाएगा। मतलब ये जो कॉस इन्वर्स है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू जब अटेन करेगा तब वो 3 पाई के इक्वल हो पा रहे हैं तीनों का सम। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू होगी कॉस पाई, कॉस इन्वर्स को हमने चेंज कर दिया, बीटा की वैल्यू कॉस पाई हो गई और गामा की वैल्यू भी कॉस पाई हो गई। और आप सब जानते हो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो अल्फा की वैल्यू -1 निकल आई, बीटा की वैल्यू -1 निकल आई और गामा की वैल्यू भी -1 निकल आई, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसके अंदर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू के बिना इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें जो पूछा था वो क्या था,
अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसके अंदर अल्फा बीटा गामा की तीनों वैल्यूज़ -1 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इस टाइप के हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 टू +1। हमारे एक्स वाई जेड -1 से +1 के बीच में लाई कर रहे हैं इस तरीके से कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड -3π/2 है। तो वो कह रहे हैं वैल्यू बताइए x² + y² + z² की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है बेस्ड। तो अगर हमारा एक्स वाई जेड -1 से +1 के बीच में लाई करता है तो ये चीज़ हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है इसके डोमेन्स हैं -1 टू +1 और इसकी जो रेंज है वो है -π/2 टू +π/2, मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो हमें क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है यहाँ पे कि एक्स वाई जेड जो कि साइन इनवर्स एक्स वाई जेड तीनों साइन इनवर्स के अंदर डोमेन्स का काम कर रहे हैं, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है -1 से +1 के बीच में। इसका मतलब उन्होंने पहले से ही हमें इस क्वेश्चन में डोमेन दे दिए। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमें ये पता है, देखो सबको पता है ये चीज़, ये आपको पहले से ही पता है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, ये हमें पहले से ही पता है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करते हैं। ये हमने अभी देख लिया राइट साइड में यहाँ पे, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब जो ऊपर जो कंडीशन गिवन है, हमें कंडीशन क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड क्या है, -3π/2 है। तो ये पॉसिबल कब है, जब हमारा साइन इनवर्स एक्स जो है वो अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। मतलब जो -3π/2 है हमारे पास, जो -3π/2 है, ये हमें कब मिल सकता है, जब हम -π/2 -π/2 और -π/2 को ऐड करें। और किसी एंगल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप 3 एंगल्स को अगर सिंप्लीफाई करें, -π/2 से +π/2 के बीच में कोई भी 3 एंगल लें तो उनका सम -3π/2 कब बनेगा, जब वो तीनों अलग अलग -π/2 होंगे। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स को -π/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स वाई को -π/2 होना चाहिए और साइन इनवर्स जेड को -π/2 होना चाहिए। अलग अलग -π/2 लेना पड़ेगा तीनों को, तभी ये कंडीशन वैलिड है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकली, साइन ऑफ -π/2, y की वैल्यू निकलेगी साइन ऑफ -π/2 और z की वैल्यू निकलेगी साइन ऑफ -π/2, जिससे कि x की और y की और z की वैल्यू तीनों की वैल्यू -1 आ जाएगी। जैसे ही तीनों की वैल्यू -1 आएगी तो हमें पता लग गया कि x² + y² + z² की वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर आ गया निकल के। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम में आ चुका है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 टू +1, सेम कंडीशन, डोमेन्स हैं ये, सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 के बराबर है। तो कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2018 प्लस y टू द पावर 2019 प्लस z टू द पावर 2020 माइनस 9 अपॉन x की पावर 2018 प्लस y की पावर 2019 और z की पावर 2020। तो ये क्वेश्चन जनरली ईयर के हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और उसको यहाँ पुट करना है। तो कंडीशन गिवन क्या थी, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 टू +1, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 के बराबर है। तो सेम तरीके से हमने सॉल्व किया कि ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड तीनों -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करते हैं। और ये जो कंडीशन गिवन है 3π/2, ये 3π/2 कंडीशन जो है वो कब आ रही है हमारे पास, जब हम π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 करेंगे। मतलब तीनों साइन इनवर्स एक्स जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेंगे तब ये वैल्यू हमारी मिलेगी। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 होनी चाहिए, साइन इनवर्स वाई की वैल्यू भी π/2 होनी चाहिए और साइन इनवर्स जेड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, साइन π/2, y की वैल्यू क्या निकली, साइन π/2 और z की वैल्यू क्या निकली, साइन π/2। ठीक है, तो यहाँ से x व z की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे, x की जगह पर 1 रख देंगे, y की जगह पे 1 रख देंगे, z की जगह पे 1 रख देंगे, सिमिलरली डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 माइनस 9/3 हो गया और सॉल्व करके आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 0 आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, इसको मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन आपको करने से एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। डोमेन्स पूछे गए हैं, फाइंड द डोमेन्स,
फाइंड द डोमेन्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें दे रखा है, मैंने एक इनवर्स फंक्शन लेके हर तरीके का क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिया डोमेन के लिए। साइन इनवर्स 2x + 3 है, फिर दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स -x² है, तीसरा फंक्शन लिया मैंने साइन इनवर्स x + cos x के डोमेन निकालने हैं, चौथा फंक्शन लिया है साइन इनवर्स √x - 1। हर तरीके से हमने इनवर्स फंक्शन को यहाँ पर डिस्कस करना है और हमसे डोमेन पूछे गए। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। तो पहला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स -2x + 3 को पता लगाना है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, साइन इनवर्स x जो है इसके डोमेन्स होते हैं -1 से +1 और इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। लेकिन जो हमारा अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा साइन इनवर्स है उसके अंदर 2x + 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जब हम यहाँ देखते हैं कि x है साइन इनवर्स में, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब साइन इनवर्स में x की जगह पे क्या लिखा है, 2x + 3। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइंड, हमने बोला हेयर f(x) इज डिफाइंड। f(x) मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज रेंज। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिफाइंड कब होगी, जब साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है दैट इज 2x + 3 वो लाई करेगा -1 से +1 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स x मान के चल रहे हैं हम इस अंदर वाले पार्ट को। तो साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो पूरा x है और उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। तो 2x + 3 -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अब हम इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू पता लगाएंगे x की क्या होगी। तो हमने क्या किया, तीनों में से -3 को माइनस कर दिया। तो आपको मालूम है साइन चेंज नहीं होता -3 करने पर, जब -3 करेंगे तो ये हो गया -4 और यहाँ 2x बचेगा और ये बचेगा -2, साइन चेंज नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखो कि जो हमारी x की वैल्यू है वो -2 से -1 के बीच में आ गई और x क्या था हमारे इस फंक्शन का डोमेन। तो हमारा x जो है वो -2 से -1 के बीच में क्लोज इंटरवल के अंदर आ गया एंड दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड। ये फर्स्ट वाला पार्ट तो खैर आसान था, सब कर सकते हैं इसको। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो हमारा फंक्शन है वो है f(x) = sin इनवर्स -x²। ये समझने वाली चीज़ है, f(x) = sin इनवर्स -x²। अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स x है उसके लिए x की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो -x² है वो x की जगह पे लिखा है, तो इसको -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा यहाँ पर हम दोबारा से आते हैं अपने स्टेप्स के अंदर कि हेयर f(x) इज डिफाइंड व्हेन -x² विल लाई बिटवीन -1 to +1, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा। तो -x² की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। तो हमने -1 से तीनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता लगानी है। तो इसका मतलब जो x² की वैल्यू वो 1 से -1 से +1 के बीच में हो गई। आपको मालूम है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन बदल गया और x² की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ गई। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो x² है वो कैसी क्वांटिटी है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो x² है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह पे तो जो x² है इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x² इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और आपको सबको पता है कि x² अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से आगे स्टार्ट होगी। तो ये जो कंडीशन है ऊपर जो लिखी हुई है ये वैलिड कब होगी, ये वैलिड जब होगी जब x² की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ना लाई करके 0 से 1 के बीच में हो। x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है ना। -1 से +1 के बीच में वो वैल्यू वैलिड नहीं हो रही है, -1 से 0 तक वैलिड नहीं है, क्योंकि -1 से 0 तक सारे नेगेटिव आंसर्स हैं और x² की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती है क्योंकि x² तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। और आप सबको पता है कि x² की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब जो हमारा x है वो किसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -1 से +1। इस बात को मैं आपको याद दिला देता हूँ, यहाँ पर हम अलग से समझ लेते हैं। जो ये वाला स्टेप है आप लोग याद करो कि x की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है तो x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती थी, 0 से 1 तक। अब इस स्टेप को उल्टा समझो कि x² की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक होगी। तो ये आंसर आ गया, x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें डोमेन्स फाइंड आउट करने। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, हमारा फंक्शन f(x) = sin इनवर्स x + cos x। और ये आप लोगों को अगर फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने में प्रॉब्लम है तो आप 11th क्लास का जो हमारा फंक्शन और रिलेशन का जो वीडियो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको वेबसाइट पे जाके एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसमें पूरी डिटेल में सारे फंक्शंस के डोमेन रेंज के सारे हमने रूल्स सिखा रखे हैं और वो आप अगर देखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, जितने भी 11th के टॉपिक हैं जो नहीं आते हैं वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
अब देखो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स, जब एक फंक्शन दो फंक्शन के सम के बराबर होता है तो दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन निकाली जाती हैं और फिर उनका क्या करा जाता है, इंटरसेक्शन किया जाता है। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन एफ एक्स है उसको लिखा जी एक्स प्लस एच एक्स। अब जी एक्स फंक्शन क्या है, तो हमने लिखा डोमेन ऑफ जी, देखो डी इसके बेस में जी मतलब डोमेन ऑफ जी। अब जी एक्स फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स के डोमेन क्या होते हैं, -1 to +1 क्लोज इंटरवल। तो जो डी जो जी फंक्शन के डोमेन है वो -1 से +1 आ गया और उसको हमने डी के बेस में जी लिखा हुआ है। फिर देखो डोमेन ऑफ एच, अब एच फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स है, और कॉस थीटा के डोमेन क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन एफ था उसके डोमेन क्या होंगे, डोमेन ऑफ एफ होंगे डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच। अब डोमेन ऑफ जी क्या है, -1 से +1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच क्या है, रियल नंबर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, -1 से +1। फाइनली जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स उसके डोमेन क्या आ गए, -1 से +1। मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज जो दोनों पार्ट को सेटिस्फाई करेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जब आप इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों फंक्शंस के लिए x की वैल्यू अलग अलग थोड़ी रखेंगे। ये फंक्शन और ये फंक्शन की इसमें x की वैल्यू सेम रखी जाएगी, और जब x की वैल्यू सेम रखी जाएगी तो हमें x की वैल्यू वो निकालनी पड़ेगी जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, दैट इज -1 to +1, जो कि हमने सॉल्व करके यहाँ पे निकाला। अब इसी में डोमेन्स के अंदर एक चौथा पार्ट समझते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे डोमेन्स वाली प्रॉब्लम्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है, साइन इनवर्स रूट में x-1, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हेयर एफ एक्स इज डिफाइंड, मतलब जो फंक्शन हमारा डिफाइंड कब होगा, जब साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लिखी है दैट इज रूट x-1 वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। मतलब साइन इनवर्स x में जो x होता है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो रूट x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, रूट x-1, तो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। अब जो ऊपर वाली कंडीशन है, आपको मालूम है ये फंक्शंस का एक रूल है, ये भी डोमेन के अंदर आता है कि जो स्क्वायर रूट में फंक्शंस होते हैं उनकी जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अंडर रूट में x-1 है, जो इसके आंसर होंगे वो सारे आंसर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव आंसर कहाँ से चालू होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, जाएंगे कहाँ तक वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें साफ नजर आ रहा है जो कंडीशन हमने लिखी उस कंडीशन के हिसाब से रूट x-1 -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, जबकि हमें पता है कि रूट x-1 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये रिजल्ट वैलिड कब होगा, जब रूट x-1 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि -1 से +1 वाली कंडीशन को वैलिड करना है हमने, तो वो 0 से 1 के बीच में वैलिड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग जानते हो कि अगर हमारा अंडर रूट x-1 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो x-1 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। आप सब जानते हैं कि इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब रूट x-1 जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं अगर हम सब सारे नंबर्स का स्क्वायर करें तो सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो 0 आएगा और सबसे बड़ा नंबर 1 आएगा। इसका मतलब x-1 जो है हमारा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो तीनों में 1 ऐड करेंगे, तीनों कंडीशन में 1 ऐड कर देंगे, तो 0 + 1, यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया, तो साइन आपको मालूम है चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर बीच में क्या बच गया, x, और ये वैल्यू आ गई 1 से 2 के बीच में, और x हमारे क्या थे, डोमेन थे इस फंक्शन के। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, क्लोज इंटरवल 1 से 2, तो ये इसके डोमेन निकल के आ गए। तो ये भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है डोमेन्स के, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोल रहा है विच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, देखो आप सबको पता है कि जो 1 है वो π/4 से बड़ा होता है। वो क्यों बड़ा होता है उसको देख लेते हैं कि आपको मालूम है π/4 का मतलब हो गया कि पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 22/8। 22/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11/14 हो जाएगा, जिसको कि फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.78 होता है। इसका मतलब 0.78 1 से छोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन π/4, 1 π/4 से बड़ा है। अब हम अगर tan थीटा की वैल्यू देखें तो tan 1 की वैल्यू tan π/4 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। जो tan थीटा है, जो साइन रिवर्स होता है वो cos थीटा और sec थीटा में साइन चेंज होता है, साइन थीटा tan थीटा में साइन सेम रहता है। तो अगर हम 1 को बोल रहे हैं π/4 से बड़ा है तो tan 1 की वैल्यू tan π/4 से बड़ी होगी। tan 1 की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, लेकिन tan π/4 तो हमें पता है 1 होता है, तो इसका मतलब 1 π/4 से बड़ा था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। फिर हमने tan लिया तो tan 1 tan π/4 से बड़ा हुआ, tan 1 की वैल्यू जो बड़ी आ गई वो 1 से बड़ी आ गई, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो tan 1 जो है सेकंड इक्वेशन में 1 से बड़ा है और 1 π/4 से बड़ा है, तो इसका मतलब tan 1 π/4 से बड़ा हो गया,
है ना, tan 1 1 से बड़ा है और 1 पाई 4 से बड़ा है, तो tan 1 की वैल्यू पाई 4 से बड़ी हो गई। और आप सब जानते हो कि पाई 4 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब tan 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकते हैं। इसी इसी क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इनइक्वालिटीज के टर्म्स में सॉल्व किया है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इनइक्वालिटी फॉर्म में है, ठीक है। वो बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि फाइंड the minimum value of n for which tan inverse n upon pi is greater than pi by 4 and n belongs to natural number। तो एक इनइक्वालिटी दी हुई है और उसमें जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता लगाना है कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो tan इनवर्स n अपॉन पाई ग्रेटर देन क्या है, पाई बाई 4 है, और आपको पता है पाई बाई 4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब tan इनवर्स n अपॉन पाई ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 हो गया। अब आपको मालूम है कि tan के हटने से और लगने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब n अपॉन पाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan इनवर्स n अपॉन पाई ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 था, दोनों तरफ से tan इनवर्स हमने रिमूव कर दिया, तो n अपॉन पाई ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई किया, जब दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारा चेंज नहीं होगा, तो n ग्रेटर देन पाई हो गया। n ग्रेटर देन पाई हो गया तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 3.14 हो गई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब n किसको बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर मालूम है कि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, तो जब n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब n की वैल्यू 3.14 से बड़ी है, तो 3.14 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से हैं, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब देखो इन सारे नंबरों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है n की, वो है 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे जो लेवल है क्वेश्चन का उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और फिर देखना आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव करो कि tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3 होगी एंड जस्टिफाई वाई 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3 इग्नोर कर दी गई है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में जो आगे जस्टिफिकेशन है वो हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया जाए, वो सीधा करें कि प्रूव करो कि tan की वैल्यू ये निकाल के लानी है। तो जस्टिफिकेशन इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप उस वैल्यू को निकालें और उसके साथ एक और आंसर आएगा, उसको हमें पता लगाना है कि वो आंसर हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी कोई ऐसी वैल्यू आती है जिसकी कि हमें एंगल नहीं पता होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आप सबको समझाया हुआ है हमने। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना है कि tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू ये निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, tan हाफ साइन इनवर्स 3/4, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं या कौन से सब्स्टिट्यूशन को लगाऊं। तो मुझे फिर एक ही चीज़ समझ में आती है, आप राइट साइड में देखिए कि हम जो अंदर लिखा हुआ है tan के हाफ साइन इनवर्स 3/4 इसको थीटा मान लेंगे। हाफ साइन इनवर्स 4 को थीटा जैसे ही मानेंगे तो आप देखो 3/4 और हाफ आ गया तो पहले 2 उधर जाएगा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू हो गई 2 थीटा। अब साइन को उधर ले जाएंगे तो 3/4 की वैल्यू हो गई साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो था tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने साइन इनवर्स 3/4 को हाफ साइन इनवर्स 3/4 को थीटा माना है, तो आप देखिए जब हम इसको थीटा मानेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी tan थीटा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारा वो tan थीटा बन गया। इसका मतलब इस सवाल में हमें tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए कि tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और हम किस स्टेप पे पहुंच चुके थे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4 पहुंच गए थे। अब हमें ये देखना है कि sin 2 थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो tan के टर्म्स में होता है, क्योंकि हमें तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, sin 2 थीटा की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। तो हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया tan के टर्म्स में और वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan थीटा के टर्म्स में है और आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको मालूम है यहाँ पर a 3 है, b माइनस 8 है और c 3 है। ये सारी वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख देंगे। 12th वाले बच्चे सारे जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। तो tan थीटा की वैल्यू जो निकल के आ गई हमारे पास वो आ गई 8 प्लस माइनस रूट 28 अपॉन 6। अब रूट 28 को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 7 बन जाएगा। तो आप देखिए इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे 2 को, तो वो 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ गई, नीचे देखो आप, ये निकल आई 4 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 3, मतलब 2 वैल्यू आ रही हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में साफ नजर आ रहा है, क्वेश्चन में एक वैल्यू हमें एक्सेप्ट करनी है और एक वैल्यू इग्नोर करनी है, तो ये इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो वैल्यू इग्नोर क्यों करनी है, उसका रीजन देना पड़ेगा और उस रीजन को जब हम समझेंगे तो हमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था हाफ साइन इनवर्स 3/4 को थीटा। तो हमारा जो जस्टिफिकेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो नाउ वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स,
आपको मालूम है साइन इनवर्स 3/4 है ये, तो मैं इसको साइन इनवर्स x बोल रहा हूँ, तो साइन इनवर्स 3/4 विल लाई बिटवीन -π/2 टू +π/2। साइन इनवर्स 3/4 -90 से +90 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। अब मुझे हाफ साइन इनवर्स 3/4 को निकालना है, क्योंकि उसको मैंने थीटा पुट किया था, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इनइक्वालिटी में, तो आपको मालूम है साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -π/2 क्या बन गया, -π/4 बन गया, साइन वैसे ही रहेगा, इसके आगे हाफ आ गया साइन इनवर्स 3/4, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/4 बन गया। तो इसका मतलब हाफ साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में आ गई। अब अपन में क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, tan हाफ साइन इनवर्स 3/4, तो मैंने tan ले लिया, जब हम tan लेंगे तो tan ऑफ -π/4 -1 बन गया, ठीक है ना। tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 बीच में आ गया और tan π/4 आ गया। अब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है और ये -1 है, तो साइन आपको मालूम है चेंज नहीं होगा, साइन वैसे ही लगा रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, tan थीटा बन गया। ये सवाल tan थीटा बन गया क्योंकि अंदर वाले पार्ट को हमने थीटा माना था, तो tan थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ गई, और आपको क्या निकालना था, tan थीटा ही निकालना था। अब हम ये देखते हैं कि हमारी tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी, तो आप देखो यहाँ पर ही राइट साइड में tan थीटा की वैल्यू आई थी 4 ± √7/3। अब अगर हम दोनों वैल्यूज को देखें तो 4 + √7/3 जो है वो 1 से बड़ी होती है वैल्यू, और 4 - √7/3 1 से छोटी होती है। तो हमें इस इनइक्वालिटी के अंदर ये समझ में आ रहा है कि tan थीटा की वैल्यू वो वैल्यू लेंगे जो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है वो है 4 - √7/3। तो 4 - √7/3 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, और इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस इसमें हमने लिखाए हैं उन क्वेश्चंस को आप कोशिश करो कि या तो मैं दे दूंगा आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो और अपने आप सॉल्व करो एक बार देख के इसको, तो ये फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसके अंदर और भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, तो हम 2-3 पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर होपफुली इसको जितनी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उनको कवर करेंगे। और आप लोग जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट कि हमें नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और मैं लाइव क्लास लूँगा अभी, जिसमें कि शायद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो लाइव क्लास में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, चाहे हम लाइव क्लास 30 मिनट्स की लें, लेकिन उसमें अगर एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे तो उससे हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। थैंक यू।